सपोज काउंट द सीट, जो एक इंस्ट्रूमेंट वाली जो काउंटिंग एक सीट होती है वो भी आपको लगा के रखनी है अपनी फाइल के अंदर। ये डॉक्यूमेंट मोस्टली आपके पास में अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टेम्परेचर। ये बहुत ज़रूरी, जो ओटी होता है उसका कुछ टेम्परेचर होता है। देखो जब भी कभी आपकी ऑडिट होगी तो मेनली इसमें दो चीज़ें देखी जाती हैं, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। इसका रीज़न क्या होता है, देखो अगर आपके हॉस्पिटल के अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि आदमी को पसीना आएगा, स्वेटिंग होगी तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इसलिए जो आपका आइडल जो ओटी टेम्परेचर होता है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, ओके। उसके बाद जो पीडियाट्रिक या नियोनेटल ओटी होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। आपको ध्यान रखना है, जो ओटी टेम्परेचर था 21 से 24 तक होता है, और जो पीडियाट्रिक नियोनेटल ओटी होता है उसका 24 to 26 होता है। अब ये होता क्यों है, क्योंकि हम क्या करते हैं, कंट्रोल पेशेंट बॉडी टेम्परेचर। अब दूसरा हमें क्या करना होता है, जो भी पेशेंट है उसकी बॉडी का टेम्परेचर भी तो कंट्रोल करना है भाई। अगर टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होगा तो स्वेटिंग होगी तो वहाँ पे उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। उसके बाद प्रिवेंट हाइपोथर्मिया, ठीक है, और इंश्योर स्टाफ कंफर्म। अब दूसरा गर्मी रहेगी तो पेशाब भी कैसे अच्छे से काम कर पाएगा, उसको भी तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ह्यूमिडिटी इन द ओटी। अब जो ह्यूमिडिटी की रेंज होती है वो 40 to 60 होनी चाहिए। देखो ना तो ये 40 से कम होनी चाहिए और ना ही 60 से ज़्यादा होनी चाहिए। यदि ये 40 से कम है तो इलेक्ट्रोस्टिक स्पार्क हो जाएगा, ठीक है, और यदि 60 से ज़्यादा है तो ये फंगल ग्रोथ हो जाएगी, यानी उस डिपार्टमेंट में फंगल ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, जो टेम्परेचर होगा हमारा इतना था और जो ह्यूमिडिटी हमारी इतनी है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेशर की, ये बहुत जरूरी है। देखो आपने सुना होगा कि भाई ओटी में एक प्रेशर होता है, मैंने ऑलरेडी बताया। जो ओटी होती है उसमें आपका पॉजिटिव प्रेशर होता है, जो आपका एचडी होता है उसमें आपका नेगेटिव प्रेशर होता है। अब तो क्या होता है कि जो आपका प्रेशर होता है वो होता कितना है, वो होता है आपका 5 पास्कल। कितना होता है, 5 पास्कल से ज़्यादा होता है, ये है ना, ये ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद में ये क्या करते हैं कि जो आपका स्टाइल ओटी होता है, यानी बाहर का जो अंदर का जो प्रेशर होता है उसको मॉनिटर करके बताता है भाई जो आपका स्टाइल और नॉन स्टाइल एरिया का टेम्परेचर क्या है, ये सब मॉनिटर करने का काम करता है डेली बेसिस पे। जो भी आपका देखो ह्यूमिडिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया और आपका एयर प्रेशर होगा, इसके आपको रजिस्टर भी बना के रखने हैं और डेली बेसिस पे मॉनिटर करना है। नेक्स्ट आता है हैपा। हैपा की मोस्टली आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द हैपा। हैपा की फुल फॉर्म होती है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, ठीक है। ये क्या करता है, एयर को फिल्टर करने का काम करता है। ये क्या करता है, 99.997% क्या करता है, जो भी एयर में कोई भी आपके पार्टिकल्स होते हैं उनको ये रिमूव कर देता है, ठीक है। क्या करता है, लेमिनार एयर फ्लो सिस्टम होता है, ये क्या करता है, मेंटेन करता है एयर स्टेबिलिटी को, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, आपने देखा हो कभी कभी आपसे बोला जाता है कि भाई हमें आप इसकी वैलिडेशन रिपोर्ट दिखा दो, क्योंकि इसे जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है वो एनुअली बेसिस पे इसको मेंटेन कराता है, यानी इसकी वैलिडेशंस कराता है, ओके। नेक्स्ट है वीकली डीप क्लीनिंग। जो भी आपका ओटी डिपार्टमेंट होता है उसकी आपको वीकली डीप क्लीनिंग करानी। आप क्या करा सकते हो, आप संडे को करा सकते हो, भाई आपका संडे को तो छुट्टी रहती है, आप सैटरडे की इवनिंग में करा दो या फिर संडे को करा दो, क्योंकि उसके कुछ टाइम तक उसको आप बंद भी रख सकते हो। नेक्स्ट आता है फूमिगेशंस। ये बहुत ज़रूरी है। अभी मैं थोड़ा सा स्पीड से इसलिए बता रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लेंथी बन जाएगी तो इसलिए थोड़ा मुझे शॉर्ट में बताना हो रहा है। नेक्स्ट है फूमिगेशन। फूमिगेशन का जो मेन पर्पज़ क्या होता है, भाई फूमिगेशन का मेन काम होता है, जो भी ओटी होता है, जो ओटी का एयर एरिया होता है उसको डिसइंफेक्टेड करना, या जो ओटी का सरफेस है उसको डिसइंफेक्टेड किया जाता है फूमिगेशन के थ्रू, ठीक है। अभी जो फ्रीक्वेंसी होती है इसकी वीकली भी हम कर सकते हैं। आफ्टर इन्फेक्शन सर्जरी, यदि कोई सर्जरी इन्फेक्टेड सर्जरी हुई है, ठीक है, तो उसके बाद भी हम फूमिगेट कर सकते हैं। अब इसके लिए हम कुछ केमिकल यूज करते हैं, जैसे हम करते हैं फॉर्मल्डिहाइड प्लस पोटेशियम परमंगनेट, या तो हम इसको यूज कर सकते हैं या अपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट। अगर आपको किसी बताओ D125 हम यूज़ करते हैं फूमिगेशन के लिए, ठीक है, उसको भी आप देख सकते, उसमें भी ये केमिकल अवेलेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइम। अब जो हम फूमिगेशंस करते हैं ना वो हम 8 लिस्ट के डे के बाद में करते हैं, ठीक है। आप कभी भी कर सकते हो, जैसे सपोज करो कि आपकी ओटी कंप्लीट हो गई है, ओटी इवनिंग जो लास्ट ओटी उसके बाद भी आप फूमिगेट करवा सकते हो। पोस्ट प्रोसीजर। अब दूसरा क्या होता है, जब भी आप फूमिगेशन कराओ कम से कम 12 से 16 घंटे तक आपको ये क्लोज रखना है, इसको ओपन नहीं करना है, ठीक है।
उसके बाद आता है अल्टरनेटिव, आप फिर फॉगिंग भी करा सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका कल्चर शेड्यूल। अब दूसरा क्या, हमने फॉगिंग के बारे में पढ़ लिया, हमने फूमिगेशन के बारे में, अब आता है कल्चर। आपको अपने डिपार्टमेंट का कल्चर भी तो कराना है। कल्चर हम कराते क्यों, इसका मेन रीज़न है, ये बताता है कि भाई आपके यहाँ पे इन्फेक्शन कितना है, आपके हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कितना, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कल्चर के थ्रू। जैसे हम एयर सैंपल ले सकते हैं, ठीक है, एयर सैंपल ले सकते हैं, सरफेस स्वैब ले सकते हैं, हैंड ग्लोव स्वैब ले सकते हैं, ये 3 चीज़ें ले सकते हैं। सपोज हम एयर का लिया है, हम कब लेंगे, मंथली सर ले सकते हैं। इसमें चेक करते हैं जो बैक्टीरिया अवेलेबल होते हैं आपकी एयर के अंदर, ठीक है। सेकंड होता है आपका सरफेस स्वैब, जो भी आपका ओटी होता है उसको स्टाइल का हम वो लेते हैं। थर्ड होता है आपका पीडियाट्रिक रैंडमली, जो इन्फेक्शन कंट्रोल ऑडिट की जाती है, तो ये आपका कल्चर भी आप ले सकते हो। नेक्स्ट आता है ओटी इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग। ये आपको डेटा डेली बेसिस पे बनाना है। टेम्परेचर आपका कितना होना चाहिए, 21 to 24 डिग्री, और यदि इससे कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो आप अपने मेंटेनेंस इंचार्ज से बात करें, इसको ठीक कराएं। यदि फिर उसके बाद ह्यूमिडिटी, जो आपकी ह्यूमिडिटी है वो आपकी 40 to 60 के बीच में होनी चाहिए। जो आपका एयर प्रेशर है वो आपको पॉजिटिव होना चाहिए 5 पास्कल। जो आपका हेफा फिल्टर है उसकी वैलिडिटी 99.99% होनी चाहिए। और जो फ्यूमिगेशन है वो एज पर शेड्यूल होना चाहिए। और जो कल्चर है वो CFA विद इन द लिमिट होना चाहिए, यानी मंथली बेसिस पे हम करा सकते हैं, ये इसका टाइमिंग है। ओके, अब नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाई इज स्टाइल इंपॉर्टेंट इन द ओटी। भाई देखो, इन्फेक्शन इंश्योर पेशेंट सेफ्टी, अगर पेशेंट सेफ्टी चाहते हो इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए तो स्टेरिलिटी बहुत ज़रूरी है। सेकंड है व्हाट इज द रोल ऑफ सर्कुलेटिंग नर्स। जो नर्स क्या करती है, नर्स मैनेज मटेरियल एक्सेस फॉर द आउटसाइड द स्टाइल फील्ड। अब ये क्या करती है, मैनेज करने का काम करती है। उसके बाद आती है टाइम आउट इन सर्जरी, ये फाइनल चेक बिफोर स्टार्टिंग प्रोसेस कंफर्म करेक्ट पेशेंट एंड साइट एंड सर्जरी। उससे पहले हम देखते हैं कि जिस पेशेंट की भी ओटी हो रही है सर्जरी होने से पहले, भाई वो पेशेंट सही है या नहीं, उसकी सर्जरी सही से हो रही नहीं हो रही है, उसकी साइट मार्किंग हुई या नहीं हुई, ये सब चीज़ें होती हैं ओटी में। तो अब नेक्स्ट जो वीडियो लेके आएंगे ओटी में, मैं क्वालिटी इंडिकेटर के बारे में बताएंगे। ऑपरेशन थिएटर के बारे में, यदि आप हॉस्पिटल में वर्क करते हैं तो आपको ऑपरेशन थिएटर की नॉलेज होनी चाहिए। और यदि आप ऑपरेशन थिएटर में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, जो आपका ओटी डिपार्टमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव डिपार्टमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यदि आप हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन डिपार्टमेंट में इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो कितनी भी सर्जरी आपके हॉस्पिटल में होगी उसके बाद में पेशेंट को इन्फेक्शन होना लाजमी है, ठीक है। आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि जब आप ओटी में वर्क करते हैं तो आपको इन्फेक्शन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ओटी के कौन कौन से जोन होते हैं, ओटी में एम्प्लॉय कौन कौन से होते हैं, स्टाफ का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, आपका हेफा फिल्टर क्या होता है, एयर प्रेशर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, ह्यूमिडिटी क्या होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ओटी डिपार्टमेंट में आपके पास में होने चाहिए, फ्यूमिगेशंस क्या होता है, उसके कल्चर रिपोर्टिंग क्या होता है, कल्चर शेड्यूल क्या होता है, ये सब आज हम इन्फॉर्म करने वाले हैं। तो बने रहिए लास्ट तक। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो ओटी होती है वो आपके 4 पार्ट में डिवाइड होती है। सबसे पहले होती है आपकी जनरल ओटी, सेकंड होती है आपकी इमरजेंसी ओटी, थर्ड होती है आपकी स्पेशलाइज ओटी और फोर्थ होती है सेप्टिक ओटी, ठीक। अब जो जनरल ओटी होती है उसमें आप क्या करते हो, जो रूटीन सर्जरी होती है डेली बेसिस की उसको आप करते हो। माइनर जो आपकी सर्जरीज होती है उसको डायरेक्टली कहाँ करते हो, आप जनरल ओटी में करते हो। उसके बाद सेकंड आती है आपकी इमरजेंसी ओटी। इमरजेंसी ओटी में आप क्या करते हो, मैंने जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, यदि आपके पास कोई भी ट्रोमा पेशेंट आता है तो उस कंडीशन में, ये ट्रोमा पेशेंट जैसे आपको कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी ने पॉइजन खा लिया या कहीं पे कोई डिजास्टर में फंस गया, वहाँ पे उसको चोट लगी, तो वो सब आपके ट्रोमा में आते हैं। तो उसको करने के लिए आप कौन सी इमरजेंसी ओटी का यूज़ करते हैं, ठीक है। थर्ड होता है स्पेशलाइज ओटी। इसमें क्या होता है, जो आपके जैसे ऑर्थोपेडिक हो गया, नीरो हो गया, कार्डियोलॉजी हो गया, इस तरह की जो ओटीज होती हैं वो आपके स्पेशलाइज ओटी में होती हैं, ठीक है। फोर्थ होता है आपका सेप्टिक ओटी। इसमें क्या है, जो आपकी इन्फेक्शन और कंटामिनेट सर्जरी केसेस, कुछ केस ऐसे हो जाते हैं जो इन्फेक्टेड हो जाते हैं या उनमें कोई कंटामिनेशन हो जाए सर्जरी के केस में ना, देखा होगा हमने कि भाई किसी पेशेंट को आप किसी पेशेंट की ओटी हुई, ओटी होने के बाद में वो घर पे चला गया, लेकिन वो घर जाने के बाद में उसको इन्फेक्शन हो गया, यानी उसका जो SSI कल्चर है वो पॉजिटिव आ गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, दोबारा से उसकी सर्जरी होगी ना, तो आपको सेप्टिक ओटी में होती है। तो कितने टाइप की होती है, पहले जनरल ओटी होती है, सेकंड इमरजेंसी ओटी होती है,
थर्ड स्पेशलाइज ओटी होती है, 4 आपकी सेप्टिक ओटी होती है। लेकिन आप जब कहीं पे जाओगे तो आपको ओटी 2 टाइप की बताएगा कोई भी ना, कौन कौन सी, एक तो होती है आपकी जनरल ओटी, एक होती है आपकी मॉड्यूलर ओटी, ठीक है, 2 ही बताएगा, लेकिन वो भी होती हैं और इसका भी आपको पता होना चाहिए। कभी कभी पूछ लेते हैं कि भाई अगर जो हमारी इमरजेंसी ओटी होती है उसमें हम क्या करते हैं, सीधा बता दो कि भाई जो ट्रॉमा केसेस हमारे पास में आते हैं जो उनकी सर्जरी होती है इमरजेंसी ओटी में होती है, ठीक है। नेक्स्ट, आप जब आप ओटी डिपार्टमेंट में वर्क करते हो वहाँ पे कुछ एम्प्लॉय होते हैं यानी कुछ स्टाफ होता है, उनकी क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है इसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि यदि आपने बीएससी ओटी से किया है या डिप्लोमा ओटी से किया है तो आपको इन चीज़ों की नॉलेज तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप उस डिपार्टमेंट में वर्क करने वाले हैं। इस वीडियो के बाद जब आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपका इंटरव्यू भी 100% क्रैक हो जाएगा, ठीक है। पहला आता है सर्जन। एक्चुअली जो सर्जन का काम क्या होता है, किसी भी ओटी के अंदर सर्जन का काम होता है सर्जरी को परफॉर्म करना। भाई किसी पेशेंट की सर्जरी होनी तो उसको सर्जन ही तो करेगा, कोई और तो नहीं करेगा। तो सर्जन का मेन काम है जो भी पेशेंट आपका ओटी में आया उसकी सर्जरी करना, ठीक है। सेकंड आता है असिस्टेंट सर्जन। अब असिस्टेंट सर्जन क्या करता है, जो आपका सर्जन है जो ओटी कर रहा है उसको क्या करता है, उसको सपोर्ट करने का काम करता है वो, ओके। उसके बाद आता है अनेस्थेटिक। अनेस्थेटिक क्या करता है, ये करता है एडमिनिस्ट्रेट अनेस्थीसिया। आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी पेशेंट की ऑपरेशंस करते हैं कोई भी प्रोसीजर करते हैं उससे पहले उसको अनेस्थीसिया किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्कब नर्स। स्कब नर्स का काम होता है हैंड इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग द सर्जरी। ये क्या करती है, जब भी किसी पेशेंट की सर्जरी होती है उस टाइम पे डॉक्टर को इक्विपमेंट उठा के देती है कि सर ये जब भी डॉक्टर को कोई भी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है सर्जरी के टाइम तो वहाँ पे जो स्कब नर्स होती है वो उसे वहाँ हेल्प करती है इक्विपमेंट देने में। दूसरा, आपने देखा मोस्टली ओटी के अंदर स्कब नर्स की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। यदि आप ओटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको स्क्रब नर्स का डिप्लोमा कर लेना चाहिए, सर्टिफिकेट कोर्स। उसके बाद में आप आराम से ओटी में काम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, कौन कौन से इक्विपमेंट आपके पास अवेलेबल होते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होते हैं ओटी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर्कुलेटिंग नर्स। सर्कुलेटिंग नर्स क्या करती है, भाई सपोज करो ओटी में कोई भी मेंटेनिंग प्रोसेस होना है या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है या कोई भी आइटम चाहिए सर्जरी के टाइम पे, ये उसे प्रोवाइड करने का काम करती है डॉक्टर को, ठीक है। उसके बाद आता है ओटी टेक्नीशियन। ओटी से क्या करता है, भाई जो ओटी टेक्नीशियन होता है वो मेनली जो भी इक्विपमेंट होते हैं उनको प्रिपेयर करता है या जो भी इंस्ट्रूमेंट आपके पास में अवेलेबल है उसको स्टरलाइज करता है। कहाँ पर, सीएसडी के थ्रू होता है। अभी हम सीएसडी के बारे में भी आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि सीएसडी क्या होता है, ईटीओ किस तरह से होता है, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट होता है इक्विपमेंट का स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल क्या होता है उसके बारे में। तो यहाँ पे आपके ओटीटी में कौन कौन होता है, सबसे पहले आपका सर्जन होता है, सेकेंड आपका असिस्टेंट सर्जन होता है, थर्ड आपका एनेस्थेटिक होता है, 4 आपका स्क्रब नर्स होता है, 5 आपका सर्कुलेटिंग नर्स होता है और 6 आपका ओटी टेक्नीशियन होता है। ये सब मेंबर्स होते हैं आपकी टीम में, जो भी आपकी टीम होती है, ओके। नेक्स्ट, जो आपकी ओटी होती है वो 4 जोन में डिवाइड होती है। ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ओटी होती है वो कितने जोन में डिवाइड है, 4 में। पहला प्रोटेक्टिव जोन, सेकेंड क्लीनिंग जोन, थर्ड स्ट्राइल जोन एंड 4 डिस्पोजल जोन। अब हम बात करें सबसे पहले प्रोटेक्टिव जोन का, इसका मतलब क्या है कि जब भी आप किसी ओटी के अंदर एंटर करते हो, ठीक है, या वेटिंग एरिया में जाते हो, चेंजिंग रूम में जाते हैं, तो जो ये एरिया होता है एंट्री लेवल वाला या वेटिंग वाला या चेंजिंग रूम, इसको हम प्रोटेक्टिव जोन बोलते हैं। आपने देखा हो जब आप ओटी के अंदर जाते हैं सबसे पहले आपके पास में एक वेटिंग रूम होता है, उसके अंदर को आपको वेट किया जाता है या आपको अपने साइड में चेंजिंग रूम भी होता है, ठीक है, वो आपका प्रोटेक्टिव जोन में आता है। सेकंड आता है आपका क्लीनिंग जोन। क्लीनिंग जोन कौन सा होता है भाई, जहां हम पेशेंट का पीएसी और पीएसी करते हैं ना, वो आता है। जैसे प्री ऑप एंड पोस्ट ऑप रूम्स, ये होता है जब भी कोई पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं तो वो आपके प्री ऑप में ही जाता है, जब आप सर्जरी के बाद में पोस्ट ऑप में जाता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड आता है आपका स्टाइल जोन। स्टाइल जोन कौन सा होता है, जहाँ पे आपने देखा होगा ओटी के अंदर जहाँ पे सर्जरी होती है उस एरिया को बोलते हैं स्टाइल जोन, ओके। उसके बाद आता है आपका डिस्पोजल जोन। डिस्पोजल जोन कौन सा होता है भाई, जब ओटी कंप्लीट हो जाती है, कंप्लीट होने के बाद में जो भी वहाँ टेक्नीशियन अवेलेबल था, स्क्रब नर्स अवेलेबल थी, डॉक्टर्स अवेलेबल थे, उन्होंने कोई ना कोई तो यूनिफॉर्म पहनी होगी ना, ठीक है, वो क्या करेंगे उसको आगे कहाँ उतारेंगे, डर्टी रोटी हम जो वेस्ट हैंडलिंग रूम होता है उसे हम डिस्पोजल रूम बोलते हैं, ठीक है। कौन कौन से जोन होते हैं, सबसे पहले होता है आपका प्रोटेक्टिव जोन, सेकंड होगा तो आपका क्लीनिंग जोन,
थर्ड होता है आपका स्टाइल जोन और फोर होता है आपका डिस्पोजल जोन। यही 4 जोन होते हैं, इनका आपको पता होना चाहिए। मैंने इनका फंक्शन आपको बता दिया। नेक्स्ट आता है ओटी स्टेलाइजेशन एंड सेप्सिक्स। अब दूसरा क्या है, ओटी को स्टेलाइज करना बहुत जरूरी है, और दूसरा जो भी उसमें इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं वो ऑटोक्लेविंग होके आने जरूरी है। और दूसरा एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो आपका ओटी डिपार्टमेंट होता है और आपका जो सीएसडी होता है, ये दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे के इंटरलिंक होते हैं। यदि किसी भी पेशेंट की सर्जरी होनी है, उससे पहले जो भी उसके इक्विपमेंट है या इंस्ट्रूमेंट है वो ऑटोक्लेव कहाँ से होंगे, वो होंगे आपके सीएसडी से। तो इसलिए इनका दोनों का वे सेम होता है। और आपने कभी कभी ये भी देखा होगा कि जो आपका ओटी है, ओटी के पास में आपका सीएसडी डिपार्टमेंट भी अवेलेबल रहता है। अब दूसरा ये ऑटोक्लेव क्या करता है, ऑटोक्लेव जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट है उसको स्टराइल करने का काम करता है, जिससे कि कोई इन्फेक्शन ना हो। उसके बाद आता है सेकंड पीपी किट। पीपी किट की मुझे आप फुल फॉर्म कमेंट करके बताना, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, कि पीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। नेक्स्ट, इसमें पीपी किट में होता है कि आपका ग्लव होता है, मास्क होता है, गाउन होता है, उसके बाद में एप्रन होता है, या फिर आपके गूगल्स होते हैं, कैप होती है, शूज कवर होते हैं। ये सब चीज़ें किस में होते हैं, आपके पीपी किट में होते हैं। तो यहाँ आपको दोनों चीज़ें पता होना चाहिए कि पीपी किट को हम यूज़ कैसे करते हैं और उसको डिस्कार्ड कैसे करते हैं। उसके बाद आता है फूमिगेशंस और फॉगिंग ऑफ ओटी। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई आप अपने ओटी में इन्फेक्शन को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो आपको फूमिगेशन भी करना होगा और फॉगिंग भी करना होगा। आपको दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हैंड वॉशिंग एंड स्क्रबिंग प्रोटोकॉल। अब आपको पता है जो आपके ओटी डिपार्टमेंट में हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल फॉलो होता है या हैंड स्क्रबिंग प्रोटोकॉल होता है, वो कंपेयर टू अदर डिपार्टमेंट डिफरेंट होता है। आपको उसकी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि आपके जो सर्जिकल हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल कौन कौन सा होता है। नहीं पता तो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताने वाला हूँ, जिस दिन मैं हैंड वॉशिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम आपकी नॉर्मल हैंड वॉशिंग भी और सर्जिकल हैंड वॉशिंग भी दोनों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है मेंटेन पॉजिटिव प्रेशर इन द वेंटिलेशन। आपको ये पता होना चाहिए जो आपका ओटी डिपार्टमेंट होता है उसमें आपका पॉजिटिव प्रेशर होता है, और जो आपका एचडीयू होता है, आपने सुना होगा आईसीयू के साथ में एचडीयू, इसमें आपका नेगेटिव प्रेशर होता है। ये डिफरेंट होता है। जो आपका ओटी होता है उसमें पॉजिटिव प्रेशर होता है, जो आपका एचडीयू होता है उसमें नेगेटिव प्रेशर होता है। ओके, अब ओटी के अंदर कुछ इक्विपमेंट अवेलेबल होते हैं जिसकी आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले होता है ओटी टेबल एंड लाइट। आपने देखा जिस पेशेंट को जब हम ओटी के लिए लेके जाते हैं लेटाने के लिए, उस वो आपकी ओटी टेबल होती है और ऊपर आपने लाइट लगी देखोगे। उसके बाद में आपने जब जाते हो आपने एनेस्थीसिया मशीन लगी देखी होगी अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सक्शन अपार्टस, ये लगा हुआ होता है। उसके बाद हमें इलेक्ट्रिक मशीन्स होती है। उसके बाद पेशेंट मॉनिटर, भाई जब कोई किसी पेशेंट का प्रोसीजर होता है तो ईसीजी, बीपी, एचपीओ2 ये मॉनिटर किया जाता है। उसके बाद आता है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सेट। ये सब चीज़ें आपके ओटी में अवेलेबल रहती हैं, ठीक है। अभी एक वीडियो और लेके आएंगे हम, उसमें आपको बताएंगे कि ओटी के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं, उनका नाम क्या है और उनका रोल क्या है, और उनको स्टरलाइज करने का प्रोटोकॉल क्या होता है उसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर, जिसे हम पीएसी भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम पेशेंट को आइडेंटिफाई करते हैं और कंसेंट लेते हैं। देखो किसी पेशेंट का, कोई भी आपका पेशेंट है हॉस्पिटल के अंदर, यदि वो एडमिट हो रखा, उसका कोई भी प्रोसीजर होना है, सबसे पहले उसका कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। आपको उसका कंसेंट लेना ही लेना है, ठीक है। सेकंड, मेक द सर्जिकल साइट। अब दूसरा जो आप इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए IPSJ गोल की, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल। ये मैंने ऑलरेडी आपको एक बार इसकी वीडियो मैंने शेयर की हो, एक बार उसे दोबारा से जरूर देख लेना। इसमें क्या होता है, यदि हम किसी पेशेंट का प्रोसीजर करने जा रहे हैं, कोई भी सर्जरी करने जा रहे हैं, तो जिस पार्ट की उसकी सर्जरी होती है तो उसकी सर्जिकल साइट मार्किंग की जाती है। तो साइट मार्किंग करने का प्रोटोकॉल क्या है वो भी उसमें आपका लिखा है। भाई देखो हम उसको साइट मार्किंग करेंगे तो वहाँ पे कोई भी एरर होने के चांसेस कम है। उसके बाद नेक्स्ट है फास्टिंग NPO। भाई जो भी उसको गाइडलाइन दी गई थी उसके हिसाब से पेशेंट ने खाना खाया है नहीं खाया। आपने NPO रखने के लिए बोला था पेशेंट को, भाई 12 आवर या 24 आवर तक आपको NPO रहना है, यानी कुछ खाना पीना नहीं। वो चीज़ें फॉलो हुई या नहीं हुई है वो सब चीज़ें देखनी होती है। फिर प्री मेडिकेशंस। अब यहाँ पे PAC में क्या होता है, पेशेंट को मेडिसिन भी दी जाती है, वो देखनी। सेविंग क्लीनिंग सर्जिकल साइट। अब दूसरा आपको पता है कि या जो इसे बोलते हैं पार्ट प्रिपरेशन, यानी जिस पेशेंट की सर्जरी होनी होती है उससे पहले उसके उस पार्ट को क्लीन किया जाता है प्रॉपर, ठीक है। ये आपका PAC में हो जाता है।
नेक्स्ट आता है इंटर ऑपरेटिव केयर। अब दूसरा, यदि इंटर ऑपरेटिव केयर में है तो टाइम ऑफ वेरिफिकेशन देखते हैं, पेशेंट का, प्रोसीजर का और साइट का। फिर उसके बाद एसेप्टिक टेक्निक बाय द स्टाफ, जो स्टाफ है उसने प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक यूज़ की या नहीं की। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा पेशेंट होता है उसके जो वाइटल होते हैं उसको मॉनिटर किया जाता है, जो पेशेंट के वाइटल होते हैं उसको मॉनिटर किया जाता है। उसके बाद में जो भी उस पेशेंट का ब्लड है और फ्लूइड है, जो भी यदि उसको रिक्वायरमेंट है, सपोज उसको ब्लड की रिक्वायरमेंट है तो आपको पहले से ही अरेंज करके रखना होता है, ठीक है। उसकी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर ऑलरेडी आपको दे देता है। अभी नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोसीजर एंड इंस्ट्रूमेंट काउंट। जो भी आपके पास में प्रोसीजर हो रहा है, जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए। अब नेक्स्ट है पोस्ट ऑपरेटिव। बट प्री होगी, इंट्रा होगी, अब पोस्ट होगी, यानी पेशेंट की सर्जरी हो गई, कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे ले जाएंगे हम रिकवरी रूम में, ठीक है। वहाँ पे इसको मॉनिटर किया जाएगा। फिर इसका पेन मैनेजमेंट होगा। देखो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेन मैनेजमेंट। अब यहाँ पे आपको पेन मैनेजमेंट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है भाई। वोंग वेकर स्केल हम यूज़ करते हैं, उसमें हमारा स्केलिंग प्रोटोकॉल्स क्या है, जो हमारा इमोजी होता है उसको देखने के बाद हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि पेशेंट को पेन कितना है। फिर पेशेंट को मेडिसिन कौन सी देंगे, यदि हम नार्कोटिक मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो वो मेडिसिन का नाम क्या है, उसकी डोज कितनी देनी है, उसके बाद हमें उसे मॉनिटर कैसे करना है, इन चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इन्फेक्शन कंट्रोल। अब मेन आपको हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल फॉलो करना है, ठीक है। क्लीनिंग आपकी ऑलरेडी हो गई, यहाँ पे पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो ये भी आपको देखना है। उसके बाद हैंड ओवर टू वार्ड और आईसीयू। अब दूसरा आपका पेशेंट क्या होता है, आपका पेशेंट या तो आईसीयू में जाएगा या वार्ड में जाएगा, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर हैंड ओवर दे के आना है उस पेशेंट का, उस वार्ड में, चाहे आप आईसीयू में जाए, आप चाहे वो जनरल वार्ड में जाए, तो आपको प्रॉपर हैंड ओवर दे के आना है। उसके बाद में डॉक्टर्स ऑलरेडी बता देता है कि भाई इसका डिस्चार्ज प्रोटोकॉल क्या है, ये कब इसे डिस्चार्ज करना है। वो डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन भी आपको इन्फॉर्म करके आना, जो इस नर्सिंग स्टाफ को आप हैंड ओवर दे के आओगे। यदि किसी को पता है, आप मुझे बताओ कि जो नर्सिंग का हैंड ओवर होता है उसके लिए हम कौन सा फॉर्मेट यूज़ करते हैं, सब बार यूज़ करते हैं या इस बार यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आएगा कॉमन ओटी प्रोसीजर। देखो आपने देखा हॉस्पिटल में कुछ प्रोसीजर ऐसे होते हैं कॉमनली होते रहते हैं, भाई कौन सी सर्जरी है, जैसे एपेंडोक्टमी हो गया, सेंसरन सेक्शंस हो गया, हर्निया हो गया, ऑर्थोपेडिक फ्रैक्शंस फिक्सेशन हो गया, कार्डियक सर्जरी होगी, लेप्रोस्कोपी की सर्जरी। ये जो सर्जरीज हैं ये मोस्टली हॉस्पिटल के अंदर नॉर्मली होती रहती हैं, ठीक है। दूसरा ये कि आपको एक लिस्ट भी बनानी होती है कि कौन कौन सी सर्जरीज आपके हॉस्पिटल के अंदर होती है। जब आप डेटा एनालिसिस के बारे में सुनोगे ओटी के निकालने के लिए, जब हम वो भी निकालते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ओटी यूटिलाइजेशन रेट, उसकी उस टाइम पे आपको उसकी अच्छी नॉलेज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है सेफ्टी प्रोटोकॉल इन ओटी। जब आप ओटी में काम कर रहे हो तो आपको वहाँ कुछ सेफ्टी प्रोटोकॉल भी फॉलो कराने होते हैं। आपने देखा हो जब भी किसी पेशेंट की एक आईपीडी फाइल होती है, उस आईपीडी फाइल में एक सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट लगी होती है WHO वाली, ये आपको प्रॉपर फिल करनी होती है और उसको प्रॉपर यूज़ करना होता है और मॉनिटर भी करना होता है कि कहीं पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। उसके बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशंस, हॉस्पिटल के यानी ओटी के अंदर जो भी आपका बायोमेडिकल वेस्ट है वो प्रॉपर सेग्रीगेट हो रहा नहीं है, ये भी आपको देखना है। उसके बाद नीडलिस्टिक इंजरी प्रिवेंशन। अब ऐसा तो नहीं कि पेशेंट को कोई नीडलिस्टिक इंजरी हो गई, उसको भी आपको सेफ रखना है और उसे मॉनिटर भी करना है। नेक्स्ट आता है फायर सेफ्टी एंड इमरजेंसी एग्जिट नॉलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज पर सेफ्टी प्रोटोकॉल, यदि ओटी में कहीं भी फायर इश्यूज होता है, ठीक है, और आप सर्जरी में हैं, तो उस कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन कौन से सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो करने। कभी कभी ऐसा होता है कि आप ओटी में वर्क कर रहे हो और आपको फायर एग्जीक्यूशन यूज़ करना नहीं आता, जो फायर सिलेंडर आपको चलाना ही नहीं आता, तो आप आग कैसे बुझाओगे। तो आपको उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, यदि आपके यहाँ पे फायर इशूज ज़्यादा बढ़ गया तो आप के पास में कौन से एग्जिट वे हैं उसकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसका आपको पता कैसे चलेगा, जब आप अपने हॉस्पिटल का फ्लोर प्लान देखोगे, जिसे फायर फ्लोर प्लान भी बोलते हैं। उसमें ऑलरेडी आपको एंट्री एग्जिट सभी वे का पता होगा। उसमें ये भी पता होगा कि आपके यहाँ पे कौन कौन से फायर सिलेंडर किस किस लोकेशन में अवेलेबल है।
ठीक है। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट। अब देखो ओटी में कुछ नॉर्मली डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। अभी मैं आपको डिटेल में तो नहीं बता रहा कौन कौन से डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। पर सबसे पहले ओटी रजिस्टर होना चाहिए। जब भी कोई पेशेंट आपके हॉस्पिटल में आता है, यानी ओटी के लिए उसका ओटी रजिस्टर होता है। कंसेंट फॉर्म आपको लेना, एनेस्थीसिया का लेना होता है, सर्जरी का लेना होता है जो हाई रिस्क वाला, उसके बारे में, क्योंकि कंसेंट के बारे में भी मैं अच्छे एक्सप्लेन करूँगा जिससे आपको कंसेंट की नॉलेज हो जाए। और एनेस्थीसिया रिकॉर्ड हो गया, फिर प्री टेस्ट, प्री पीएसी और इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव नोट्स, ये आपको देखने हैं क्योंकि ये आपके किस में होते हैं, ये आपकी फाइल में होते हैं। उसके इंस्ट्रूमेंट सपोज काउंट द सीट, जो इंस्ट्रूमेंट वाली जो काउंटिंग एक सीट होती है वो भी आपको लगा के रखनी है अपनी फाइल के अंदर। ये डॉक्यूमेंट मोस्टली आपके पास में अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टेम्परेचर। ये बहुत ज़रूरी, जो ओटी होता है उसका कुछ टेम्परेचर होता है। देखो जब भी कभी आपकी ऑडिट होगी तो मेनली इसमें दो चीज़ें देखी जाती हैं, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। इसका रीज़न क्या होता है, देखो अगर आपके हॉस्पिटल के अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि आदमी को पसीना आएगा, स्वेटिंग होगी तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इसलिए जो आपका आइडल जो ओटी टेम्परेचर होता है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ओके। उसके बाद जो पीडियाट्रिक या नियोनेटल ओटी होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। आपको ध्यान रखना है, जो ओटी टेम्परेचर था 21 से 24 तक होता है, और जो पीडियाट्रिक नियोनेटल ओटी होता है उसका 24 टू 26 होता है। अब ये होता क्यों है, क्योंकि हम क्या करते हैं, कंट्रोल पेशेंट बॉडी टेम्परेचर। अब दूसरा हमें क्या करना होता है, जो भी पेशेंट है उसकी बॉडी का टेम्परेचर भी तो कंट्रोल करना है भाई। अगर टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होगा तो स्वेटिंग होगी तो वहाँ पे उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। उसके बाद प्रिवेंट हाइपोथर्मिया, ठीक है, और इंश्योर स्टाफ कंफर्म। अब दूसरा गर्मी रहेगी तो स्टाफ भी कैसे अच्छे से काम कर पाएगा, उसको भी तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ह्यूमिडिटी इन द ओटी। अब जो ह्यूमिडिटी की रेंज होती है वो 40 टू 60 होनी चाहिए। देखो ना तो ये 40 से कम होनी चाहिए और ना ही 60 से ज़्यादा होनी चाहिए। यदि ये 40 से कम है तो इलेक्ट्रोस्टिक स्पार्क हो जाएगा, ठीक है, और यदि 60 से ज़्यादा है तो ये फंगल ग्रोथ हो जाएगी, यानी उस डिपार्टमेंट में फंगल ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा जो टेम्परेचर होगा हमारा इतना था और जो ह्यूमिडिटी हमारी इतनी है। ठीक है। अब बात करते हैं प्रेशर की, ये बहुत ज़रूरी है। देखो आपने सुना होगा कि भाई ओटी में एक प्रेशर होता है, मैंने ऑलरेडी बताया। जो ओटी होती है उसमें आपका पॉजिटिव प्रेशर होता है, जो आपका एचडी होता है उसमें आपका नेगेटिव प्रेशर होता है। अब तो क्या होता है कि जो आपका प्रेशर होता है वो होता कितना है, वो होता है आपका 5 पास्कल। कितना होता है, 5 पास्कल से ज़्यादा होता है, ये है ना, ये ज़्यादा है। ठीक है। उसके बाद में ये क्या करते हैं कि जो आपका स्टाइल ओटी होता है, यानी बाहर का जो अंदर का जो प्रेशर होता है उसको मॉनिटर करके बताता है भाई जो आपका स्टाइल और नॉन स्टाइल एरिया का टेम्परेचर क्या है, ये सब मॉनिटर करने का काम करता है। डेली बेसिस पे जो भी आपका देखो ह्यूमिडिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया और आपका एयर प्रेशर होगा, इसके आपको रजिस्टर भी बना के रखने हैं और डेली बेसिस पे मॉनिटर करना है। नेक्स्ट आता है हैपा। हैपा की मोस्टली आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द हैपा। हैपा की फुल फॉर्म होती है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। ठीक है। ये क्या करता है, एयर को फिल्टर करने का काम करता है। ये क्या करता है, 99.997% क्या करता है, जो भी एयर में कोई भी आपके पार्टिकल्स होते हैं उनको ये रिमूव कर देता है। ठीक है। क्या करता है, लेमिनार एयर फ्लो सिस्टम होता है, ये क्या करता है, मेंटेन करता है एयर स्टेबिलिटी को। ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, आपने देखा हो कभी कभी आपसे बोला जाता है कि भाई हमें आप इसकी वैलिडेशन रिपोर्ट दिखा दो, क्योंकि इसे जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है वो एनुअली बेसिस पे इसको मेंटेन कराता है, यानी इसकी वैलिडेशंस कराता है। ओके। नेक्स्ट है वीकली डीप क्लीनिंग। जो भी आपका ओटी डिपार्टमेंट होता है उसकी आपको वीकली डीप क्लीनिंग करानी। आप क्या करा सकते हो, आप संडे को करा सकते हो, भाई आपका संडे को तो छुट्टी रहती है, आप सैटरडे की इवनिंग में करा दो या फिर संडे को करा दो, क्योंकि उसके कुछ टाइम तक उसको आप बंद भी रख सकते हो। नेक्स्ट आता है फूमिगेशंस। ये बहुत ज़रूरी है। अभी मैं थोड़ा सा स्पीड से इसलिए बता रहा हूँ, वीडियो काफ़ी लेंथी बन जाएगी तो इसलिए थोड़ा मुझे शॉर्ट में बताना हो रहा है। नेक्स्ट है फूमिगेशन। फूमिगेशन का जो मेन पर्पज़ क्या होता है, भाई फूमिगेशन का मेन काम होता है जो भी ओटी होता है, जो ओटी का एयर एरिया होता है उसको डिसइंफेक्टेड करना, या जो ओटी का सरफेस है उसको डिसइंफेक्टेड किया जाता है फूमिगेशन के थ्रू। ठीक है। अभी जो फ्रीक्वेंसी होती है इसकी वीकली भी हम कर सकते हैं। आफ्टर इन्फेक्शन सर्जरी, यदि कोई सर्जरी इन्फेक्टेड सर्जरी हुई है, ठीक है, तो उसके बाद भी हम फूमिगेट कर सकते हैं। अब इसके लिए हम कुछ केमिकल यूज करते हैं, जैसे हम करते हैं फॉर्मल्डिहाइड प्लस पोटेशियम परमंगनेट।
या तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं या अपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट, अगर आपको किसी बताओ D125 हम यूज़ करते हैं फूमिगेशन के लिए, ठीक है, उसको भी आप देख सकते, उसमें भी ये केमिकल अवेलेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टाइम। अब जो हम फूमिगेशंस करते हैं ना, वो हम एटलीस्ट के डे के बाद में करते हैं, ठीक है। आप कभी भी कर सकते हो, जैसे सपोज करो कि आपकी ओटी कंप्लीट हो गई है, ओटी इवनिंग जो लास्ट ओटी, उसके बाद भी आप फूमिगेट करवा सकते हो। पोस्ट प्रोसीजर, अब दूसरा क्या होता है, जब भी आप फूमिगेशन कराओ कम से कम 12 से 16 घंटे तक आपको ये क्लोज रखना है, इसको ओपन नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आता है अल्टरनेटिव, आप फिर फॉगिंग भी करा सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका कल्चर शेड्यूल। अब दूसरा क्या, हमने फॉगिंग के बारे में पढ़ लिया, हमने फूमिगेशन के बारे में, अब आता है कल्चर। आपको अपने डिपार्टमेंट का कल्चर भी तो कराना है। कल्चर हम कराते क्यों, इसका मेन रीज़न है, ये बताता है कि भाई आपके यहाँ पे इन्फेक्शन कितना है, आपके हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कितना, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कल्चर के थ्रू। जैसे हम एयर सैंपल ले सकते हैं, ठीक है, एयर सैंपल ले सकते हैं, सरफेस स्वैब ले सकते हैं, हैंड ग्लोव स्वैब ले सकते हैं, ये 3 चीज़ें ले सकते हैं। सपोज हम एयर का लिया है, हम कब लेंगे, मंथली ले सकते हैं, इसमें चेक करते हैं जो बैक्टीरिया अवेलेबल होते हैं आपकी एयर के अंदर, ठीक है। सेकंड होता है आपका सरफेस स्वैब, जो भी आपका ओटी होता है उसको स्टाइल का हम वो लेते हैं। थर्ड होता है आपका पीडियाट्रिक रैंडमली, जो इन्फेक्शन कंट्रोल ऑडिट की जाती है, तो ये आपका कल्चर भी आप ले सकते हो। नेक्स्ट आता है ओटी इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग, ये आपको डेटा डेली बेसिस पे बनाना है। टेम्परेचर आपका कितना होना चाहिए, 21 to 24 डिग्री, और यदि इससे कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो आप अपने मेंटेनेंस इंचार्ज से बात करें, इसको ठीक कराएं। यदि फिर उसके बाद ह्यूमिडिटी, जो आपकी ह्यूमिडिटी है वो आपकी 40 to 60 के बीच में होनी चाहिए। जो आपका एयर प्रेशर है वो आपको पॉजिटिव होना चाहिए 5 पास्कल। जो आपका हेफा फिल्टर है उसकी वैलिडिटी 99.99% होनी चाहिए। और जो फ्यूमिगेशन है वो एज पर शेड्यूल होना चाहिए। और जो कल्चर है वो CFA विद इन द लिमिट होना चाहिए, यानी मंथली बेसिस पे हम करा सकते हैं, ये इसका टाइमिंग है। ओके, अब नेक्स्ट है, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हाई इज स्टाइल इंपॉर्टेंट इन द ओटी। भाई देखो, इन्फेक्शन इंश्योर पेशेंट सेफ्टी, अगर पेशेंट सेफ्टी चाहते हो इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए, तो स्टेरिलिटी बहुत ज़रूरी है। सेकंड है, व्हाट इज द रोल ऑफ सर्कुलेटिंग नर्स, जो नर्स क्या करती है, नर्स मैनेज मटेरियल एसेस फॉर द आउटसाइड द स्टाइल फील्ड। अब ये क्या करती है, मैनेज करने का काम करती है। उसके बाद आती है टाइम आउट इन सर्जरी, ए फाइनल चेक बिफोर स्टार्टिंग प्रोसेस, कंफर्म करेक्ट पेशेंट एंड साइट एंड सर्जरी। उससे पहले हम देखते हैं कि जिस पेशेंट की भी ओटी हो रही है सर्जरी होने से पहले, भाई वो पेशेंट सही है या नहीं, उसकी सर्जरी सही से हो रही नहीं हो रही है, उसकी साइट मार्किंग हुई या नहीं हुई, ये सब चीज़ें होती हैं ओटी में। तो अब नेक्स्ट जो वीडियो लेके आएंगे ओटी में, उसमें क्वालिटी इंडिकेटर के बारे में बताएंगे। ऑपरेशन थिएटर के बारे में, यदि आप हॉस्पिटल में वर्क करते हैं तो आपको ऑपरेशन थिएटर की नॉलेज होनी चाहिए। और यदि आप ऑपरेशन थिएटर में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, जो आपका ओटी डिपार्टमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव डिपार्टमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यदि आप हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन डिपार्टमेंट में इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो जितनी भी सर्जरी आपके हॉस्पिटल में होगी उसके बाद में पेशेंट को इन्फेक्शन होना लाजमी है, ठीक है। आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि जब आप ओटी में वर्क करते हैं तो आपको इन्फेक्शन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ओटी के कौन कौन से जोन होते हैं, ओटी में एम्प्लॉय कौन कौन से होते हैं, स्टाफ का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, आपका हेफा फिल्टर क्या होता है, एयर प्रेशर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, ह्यूमिडिटी क्या होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ओटी डिपार्टमेंट में आपके पास में होने चाहिए, फूमिगेशंस क्या होता है, उसके कल्चर रिपोर्टिंग क्या होता है, कल्चर शेड्यूल क्या होता है, ये सब आज हम इन्फॉर्म करने वाले हैं, तो बने रहिए लास्ट तक। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो ओटी होती है वो आपके 4 पार्ट में डिवाइड होती है। सबसे पहले होती है आपकी जनरल ओटी, सेकंड होती है आपकी इमरजेंसी ओटी, थर्ड होती है आपकी स्पेशलाइज ओटी और फोर्थ होती है सेप्टिक ओटी, ठीक। अब जो जनरल ओटी होती है उसमें आप क्या करते हो, जो रूटीन सर्जरी होती है डेली बेसिस की उसको आप करते हो। माइनर जो आपकी सर्जरीज होती है उसको डायरेक्टली कहाँ करते हो, आप जनरल ओटी में करते हो। उसके बाद सेकंड आती है आपकी इमरजेंसी ओटी। इमरजेंसी ओटी में आप क्या करते हो, मैंने जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, यदि आपके पास कोई भी ट्रोमा पेशेंट आता है तो उस कंडीशन में, ये ट्रोमा पेशेंट जैसे आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी ने पॉइजन खा लिया या कहीं पे कोई डिजास्टर में फंस गया, वहाँ पे उसको चोट लगी, तो वो सब आपके ट्रोमा में आते हैं। तो उसको करने के लिए आप कौन सी इमरजेंसी ओटी का यूज़ करते हैं, ठीक है। थर्ड होता है स्पेशलाइज ओटी। इसमें क्या होता है, जो आपके जैसे ऑर्थोपेडिक हो गया, नीरो हो गया, कार्डियोलॉजी हो गया, इस तरह की जो ओटीज होती हैं वो आपके स्पेशलाइज ओटी में होती हैं, ठीक है।
फोर्थ होता है आपका सेप्टिक ओटी। इसमें क्या होता है, जो आपकी इन्फेक्शन और कंटामिनेशन सर्जरी केसेस, कुछ केस ऐसे हो जाते हैं जो इन्फेक्टेड हो जाते हैं या उनमें कोई कंटामिनेशन हो जाए सर्जरी के केस में ना। देखा होगा हमने कि भाई किसी पेशेंट को आप किसी पेशेंट की ओटी हुई, ओटी होने के बाद में वो घर पे चला गया, लेकिन वो घर जाने के बाद में उसको इन्फेक्शन हो गया, यानी उसका जो एसएसआई कल्चर है वो पॉजिटिव आ गया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, दोबारा से उसकी सर्जरी होगी ना, तो आपको सेप्टिक ओटी में होती है। तो कितने टाइप की होती है, पहले जनरल ओटी होती है, सेकंड इमरजेंसी ओटी होती है, थर्ड स्पेशलाइज ओटी होती है, फोर आपकी सेप्टिक ओटी होती है। लेकिन आप जब कहीं पे जाओगे तो आपको ओटी 2 टाइप की बताएगा कोई भी ना। कौन कौन सी, एक तो होती है आपकी जनरल ओटी, एक होती है आपकी मॉड्यूलर ओटी, ठीक है, 2 ही बताएगा, लेकिन वो भी होती हैं और इसका भी आपको पता होना चाहिए। कभी कभी पूछ लेते हैं कि भाई अगर जो हमारी इमरजेंसी ओटी होती है उसमें हम क्या करते हैं। सीधा बता दो कि भाई जो ट्रॉमा केसेस हमारे पास में आते हैं, जो उनकी सर्जरी होती है इमरजेंसी ओटी में होती है, ठीक है। नेक्स्ट, आप जब आप ओटी डिपार्टमेंट में वर्क करते हो, वहाँ पे कुछ एम्प्लॉय होते हैं, यानी कुछ स्टाफ होता है, उनकी क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, इसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि यदि आपने बीएससी ओटी से किया है या डिप्लोमा ओटी से किया है, तो आपको इन चीज़ों की नॉलेज तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप उस डिपार्टमेंट में वर्क करने वाले हैं। इस वीडियो के बाद जब आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपका इंटरव्यू भी 100% क्रैक हो जाएगा, ठीक है। पहला आता है सर्जन। एक्चुअली जो सर्जन का काम क्या होता है, किसी भी ओटी के अंदर सर्जन का काम होता है सर्जरी को परफॉर्म करना। भाई किसी पेशेंट की सर्जरी होनी तो उसको सर्जन ही तो करेगा, कोई और तो नहीं करेगा। तो सर्जन का मेन काम है जो भी पेशेंट आपका ओटी में आया उसकी सर्जरी करना, ठीक है। सेकंड आता है असिस्टेंट सर्जन। अब असिस्टेंट सर्जन क्या करता है, जो आपका सर्जन है जो ओटी कर रहा है उसको क्या करता है, उसको सपोर्ट करने का काम करता है वो, ओके। उसके बाद आता है एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक क्या करता है, ये करता है एडमिनिस्ट्रेटिव